बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं काम की और मोटी मोटी बातें यहाँ पर कि इस पाठ में क्या कुछ कहा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। यह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। आज की विघटन पूर्ण सामाजिक अवस्था को देखकर वह दुखी है, परंतु निराश नहीं है। लेखक के अनुसार अच्छाई एवं बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं। वे क्रमशः समय अनुसार आते जाते रहते हैं। अतः आज मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त, फिर आशा का सूर्य उदय होगा। अवश्य ही समाप्त होगी और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। अंधकार अवश्य समाप्त होगा और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक वर्तमान सामाजिक वातावरण का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक ने यहाँ पर देश की वर्तमान स्थिति से बहुत उदासीन है। सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचारों को पढ़कर उसका मन उद्विग्न हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को खोजने में ही व्यस्त रहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं। जो कुछ भी नहीं करता उसमें हजारों दोष ढूंढे जाते हैं। लेखक के अनुसार आदमी हूँ, गुनाह करता हूँ के आधार पर मनुष्य में गुण और दोष तो होते ही हैं। दुख का विषय यह है कि गुणों को कम परंतु दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यही स्थिति चिंता का विषय है। लेखक के अनुसार आज सर्वत्र जो उहापोह की स्थिति के है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नियम कायदे कानून बनाता रहता है। समय परिवर्तन के साथ वह उसमें संशोधन भी किया करता है। इस परिवर्तन में यदि वह रंच मात्र भी भूल कर देता है तो हमें सदियों उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सुविधापूर्ण वर्ग उसे अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और उनके दोषों का निराकरण होता रहता है। अतः परिस्थिति विशेष को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं का उल्लेख करता है और बताता है कि सब कुछ होते हुए भी आज भी समाज में अच्छे लोगों और अच्छाई की कमी नहीं है। एक बार लेखक यात्रा के समय 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे आया। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उसे खोजते हुए सेकेंड क्लास के डब्बे में आया और माफ़ी मांगते उन्हें 90 रुपये लौटा दिए। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। यह ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस से यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई। रात के 10 बजे थे। सभी घबराए हुए थे। एकाएक कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भागा। लोग ड्राइवर को घेरकर उस पर शक करने लगे कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उसे मारने पर उतारू हो गए। लोगों के मन में दहशत बैठ गई थी क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूट ली गई थी। किंतु थोड़ी देर में कंडक्टर ने एक खाली बस, साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया। लोगों के चेहरे खिल उठे और वह कबीर 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आपने देखा सारांश पाठ का। लेखक निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यद्यपि वातावरण विषाक्त है, मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम कानून उसके लिए बाधक हैं। इसका उपाय परिस्थिति से पलायन नहीं है। हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए। सत्य का कभी पराभव नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा। अतएव अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश समझ में आया होगा और आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करें। आइए इसके बाद जानते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पर
आपके पाठ का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि लेखक निराश या उदास नहीं है? तो उत्तर होगा आपका, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की भी चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बापू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो उत्तर होगा आपका, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर वे तभी सार्थक हैं जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपने टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हैं 1, 2, 3, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर देखें, दूसरा है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और तीसरा क्या है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो आप इनका उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले का लिखेंगे, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि तानाशाही बढ़ेगी और लोगों में सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी। इसके बाद दूसरे का असर क्या पड़ेगा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो बच्चों इसका असर क्या पड़ेगा? इसका परिणाम यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। तीसरा जो है यहाँ पर हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो इससे क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, यानी कि विश्वास खत्म होता जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा बढ़ जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं, किन में से आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे?
तो क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा? आप समझ रहे हैं ना, क्या निराश हुआ जाए के पीछे कौन सा चिन्ह सबसे बढ़िया होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो बच्चों, आप सबसे बढ़िया चिन्ह क्या लगा सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद 7वां प्रश्न आपके लिए कि आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर क्या होगा? आदर्श की बातें करना बहुत ही आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? और इसके बाद आइए जानते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित प्रश्न जो है आप यहाँ पर ऐसे करेंगे कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। बच्चों, आप जानते हैं ना समास के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो समास से संबंधित वीडियो देखना सुनिश्चित करें और ज़रूर देखें समास से संबंधित वीडियो। हमारे इसी चैनल पर आपको जो है समास से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज संबंधी वीडियो जाकर अवश्य देखें। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 8वां प्रश्न, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर द्वंद्व समास की ये उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर जो है और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर यानी कि योजक चिन्ह भी लगाया गया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। आपने यहाँ पर जो है 12 उदाहरण लिखने हैं ढूंढ के, लेकिन मेन पहचान आपको मालूम हो गई होगी। जिससे यहाँ पर जो है दिन रात आप देख रहे हैं ना, दिन और रात, तो यहाँ पर जो है योजक चिन्ह यहाँ पर और लगा था और का लोप हो गया, यहाँ पर उसे हटा दिया गया। उसके बाद क्या बन गया? दिन रात। इसी प्रकार से आप अन्य 12 उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दुख और सुख, दुख सुख या सुख दुख, और भूख प्यास का भूख प्यास। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूख और प्यास का भूख प्यास। इसी प्रकार से हंसना और रोना का हंसना रोना, आते और जाते का आते जाते, राजा रानी यहाँ पर देख रहे हैं आप, चाचा चाची, सच्चा झूठा, पाना खोना, और यहाँ पर इसके बाद स्त्री पुरुष, राम सीता, आना जाना, मित्र शत्रु, आप कई प्रकार के और भी लिख सकते हैं। और आइए देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय और राम सीता, गीता, आप कुछ भी लिख सकते हैं अन्य भी, लेकिन आपने पाठ से संबंधित लिखने हैं। उसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा में बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि, ये क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। और भाववाचक ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ये पाठ समाप्त होता है और शायद उम्मीद है कि आप सबने भी साथ साथ पढ़ा होगा। तो अन्य पाठों को इसी प्रकार देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्न उत्तर वहाँ से देख सकते हैं। अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए।